हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि अच्छे होगे। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ लाइफ प्रोसेसेस का इम्पोर्टेंट टॉपिक रेस्पिरेशन, जो कि हमारा पार्ट 8 है। ओके बच्चों, ये चैप्टर लंबा है, इसीलिए एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर होता है इससे, बट आसान है। मैं डॉक्टर गीता बी पांडे स्टार्ट करती हूँ। व्हाट इज रेस्पिरेशन? बच्चों, हमें जो एनर्जी मिलती है वो फूड से मिलती है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स डू दिस इन डिफरेंट वेज। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का एनर्जी प्राप्त करने का जो ढंग है वो अलग अलग है। देखते हैं इस फिगर में क्या है। फिगर 6.8 जो हमारी एनसीईआरटी की बुक का डायग्राम है। ओके, इसमें क्या होता है देखो बच्चों, जो हम फूड खाते हैं, हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ग्लूकोज इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड में जाता है, ब्लड से एक एक हमारे ऑर्गन के कहाँ पहुँचता है, कहते सेल में पहुँचता है। ये हमारा सेल है। ओके, सेल में पहुँचता है, ये हमारी सेल है, एक एक ऑर्गन की सेल है। सेल में यहाँ पर ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिसको न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, एटसेट्रा है। तो बच्चों, ये जो लिक्विड मटेरियल होता है इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ये जो हमारा जेली लाइक सब्सटेंस है सेल में, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ग्लूकोज जब सेल के अंदर चला जाता है तो साइटोप्लाज्म में 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज होता है, तो ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। तो बच्चों, यहाँ एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस। तो हम कहेंगे ग्लूकोज का जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है उसका 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाना, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये हमारा स्टेप फर्स्ट है। ओके बच्चों, तो फिर क्या होता है? पायरुवेट में जब कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज, तो इन केस ऑफ यीस्ट एक फंगस है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन की मदद से जो हमारा ग्लूकोज जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में और एनर्जी में। इथेनॉल हमारा 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसको हम आगे अभी बहस करेंगे कि इसका क्यों ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। ओके, तो ये भी रेस्पिरेशन है ना, ग्लूकोज से पायरुवेट और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना। तो ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस चल रहे हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है, इसलिए हम बोलते हैं इसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। चलो बच्चों, इस फिगर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। स्टेप 1 था हमारा कि जो हमारा ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है वो पायरुवेट में चेंज हो जाता है। ओके, ग्लूकोज का हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। सी के नीचे 6 लिखा ना, इसलिए ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ओके, पायरुवेट हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसे तुमने लर्न करना है। ये इससे हमारा क्वेश्चन MCQs में बन सकता है कि पायरुवेट कितने कार्बन मॉलिक्यूल है। पायरुवेट का फॉर्मूला होता है C3H4OH। तो सी के नीचे 3 लिखा ना, इसका मतलब 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। अभी हमने ऊपर स्टेप में पढ़ा था कि ये जो प्रोसेस है, ये वाला जो प्रोसेस है ये किस में हो रहा है? ये हमारा सेल के प्लाज्म में हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। फिर हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन यीस्ट के केस में अभी स्टडी किया था कि इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती फूड से एनर्जी बनने में। जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखते हैं बच्चों, अगर हमें एग्जाम में एनएरोबिक रेस्पिरेशन डिफाइन करने को आ जाए तो हमने कौन कौन सी इसमें लाइनें एग्जाम में लिखनी है जिससे हमारे फुल मार्क्स हमें मिले। तो पहले तो हमने लिखना है द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन, सिंपल। फिर हमने लिखना है इन एनारोबिक रेस्पिरेशन एग्जाम्पल देना है द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट एक फंगस होता है। ब्रेकडाउन मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, कर देता है किसके? ग्लूकोज के इनटू इथेनॉल में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, और एनर्जी रिलीज होती है। ये हमारे एनारोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है। और फिर हमें इसको इक्वेशन की फॉर्म में यहाँ पर लिखना है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में चेंज हो जाता है C3H4OH में। ओके, इसमें चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। फिर यीस्ट के केस में क्या होता है? विदाउट ऑक्सीजन ये इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में हमें इतने पॉइंट इसमें ऐड करने पड़ेंगे।
तो यहाँ पर कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, जैसे ग्लूकोज है, पायरूवेट है, लैक्टिक एसिड है एंड इथेनॉल है। इनके फॉर्मूले ग्लूकोज का C6H12O6, पायरूवेट का C3H4OH, लैक्टिक एसिड C3H6O3, इथेनॉल C2H5OH। बच्चों इसे लिख लेना, कहीं नोट कर लेना। ये हमारा 6 कार्बन कंपाउंड है। सी के नीचे जो नंबर लिखा है उतने मॉलिक्यूल कार्बन कंपाउंड बन जाते हैं। पायरूवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और इथेनॉल भी 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। बच्चों यहाँ पर एग्जाम में एमसीक्यूज बन सकता है और बनता ऐसे है कि बताइए कि लैक्टिक एसिड कितने कार्बन मॉलिक्यूल है। ये एमसीक्यूज में पूछा जाएगा, संभावना है पूरी पूछे जाने की। ओके, फिर हम इस डायग्राम में देखते हैं जो हमारी एनसीईआरटी का डायग्राम है। जैसे यहाँ लिखा था ना, इथेनॉल 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। इसमें ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाई वेरियस पाथवेज, ये हम पहले अभी स्टडी कर चुके हैं कि ग्लूकोज जो होता है वो पायरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ये इवेंट साइटोप्लाज्म में होता है। उसके बाद इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द केस ऑफ ईस्ट इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। क्योंकि ये प्रोसेस अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है इसलिए हम इसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। सेकेंड सिचुएशन क्या होती है बच्चों, हमारी मसल सेल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन, बहुत इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं होती। इस केस में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। ऐसी सिचुएशन तब आती है जब अचानक से बहुत तेज भागना पड़ जाए, इतनी ऑक्सीजन सेल्स में अवेलेबल नहीं हो पाती, लेकिन एनर्जी चाहिए होती है। तो लैक ऑक्सीजन की, बहुत कम ऑक्सीजन में ही क्या होता है, रेस्पिरेशन होने लगता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और लैक्टिक एसिड बनने से लैक्टिक एसिड बन तो जाता है, इससे क्या होता है हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हमें क्या होता है, दुखने लगता है। ओके, पेन की सिचुएशन आ जाती है। दूसरे हम पेन को बोलते हैं CRAMP। ये बॉडी में पड़ जाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपकी बॉडी में अगर बहुत तेज भाग रहे हो, आपको पेन हो रहा है या क्रैम्प पड़ गए हैं, तो क्यों पड़ते हैं क्रैम्प, तो यहाँ पर आंसर आता है बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड। थर्ड हमारी सिचुएशन है, ग्लूकोज से पायरूवेट बनना तो हर स्टेप में सेम होता है। नेक्स्ट हमारी सिचुएशन है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर मिलती है तो पायरूवेट कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर रिलीज होता है और एनर्जी रिलीज होती है। और ये प्रोसेस कहाँ होता है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, कहाँ होता है माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज इम्पोर्टेंट, ये तुमने याद करना है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बच्चों, चाहे कोई सा भी सेल हो, ये वाला जो हमारा डायग्राम है ये हमारा ह्यूमन सेल का है। ये वाला डायग्राम जो है हमारा प्लांट सेल का है। कोई सी भी सेल हो, सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं, उसमें से जो हमारा इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है सेल का, जो इम्पोर्टेंट। देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, हमारे पास एक डायग्राम है लार्ज। ये माइटोकॉन्ड्रिया की इमेज है। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सेल के अंदर पाया जाता है, जहाँ की एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसमें कि एनर्जी रिलीज होती है और ATP की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये हमारी इसकी इमेज है। ठीक है, तो डायग्राम है इसका। तो सिंगुलर जो माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं, इसे DRION स्पेलिंग में जाती है। ये प्लूरल वर्ड होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको भी याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। इसे पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन द सेल साइटोप्लाज्म। सेल के साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ व्हाट इज ATP, अभी हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो ATP की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। व्हाट इज ATP, ATP क्या होता है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन is immediately used to synthesize a molecule called ATP। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो ATP की फॉर्म में तुरंत स्टोर हो जाती है। ओके, तो सेलुलर रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन सेम ही होता है बच्चों, क्योंकि रेस्पिरेशन एक सेल के अंदर हो रहा है ना, सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, तो इस रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन।
तो एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इन दोनों को अभी हम डिस्कस करते हैं। पहले हम एटीपी को डिस्कस करते हैं। एटीपी, एटीपी क्या फुल फॉर्म थी इसकी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई का मतलब होता है 3, यानी कि फास्फेट के 3 ग्रुप लगे हैं एडिनोसिन के साथ। क्या होता है जब एटीपी से एक एटीपी निकल जाती है तो ये बन जाता है एडीपी और प्लस पी। डी का मतलब होता है डाई, डाई का मतलब होता है 2। ओके, इस केस में क्या होता है? एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ओके, इस केस में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसकी यहाँ पर क्वांटिटी लिखी हुई है 30.5 किलो जूल मोल इल रिलीज्ड। ओके, फिर फर्दर क्या होता है? जो हमारा एडीपी है, एडीपी यानी कि अब इसे एक फॉस्फेट निकल गया तो 2 बचे, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। फिर ये जो हमारा एडीपी है, एडीपी इससे अगर एक फॉस्फेट और निकल जाता है तो ये बन जाता है एएमपी प्लस पी। ये फॉस्फेट ग्रुप निकल गया तो बन गया एएमपी, एम फॉर मोनो, मोनो माने एक, यानी कि 1। ओके, तो यहाँ पर ये हमारी फुल फॉर्म लिखी है। एटीपी मीन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी मीन एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड एएमपी मीन एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। देखते हैं हमारी एनसीईआरटी की इस फिगर में क्या लिखा हुआ है। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेल्यूलर प्रोसेसेस। एनर्जी करेंसी है एटीपी, यानी कि पावर हाउस। ओके, सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया होता है। एटीपी हमारी एनर्जी करेंसी है। एनर्जी करेंसी मीन जब हम खाना नहीं खाएंगे पर एटीपी वहाँ पर रहती है तो हमें एटीपी से एनर्जी मिलती रहेगी, चाहे हम खाना खाएं या नहीं खाएं, वो स्टोर रहती है। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है ना, तो वही है, एडीपी में एक पी ऐड हो जाता है तो एटीपी बन जाता है। इसको मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जब एक फॉस्फेट ग्रुप निकलता है तो इस केस में जो एनर्जी रिलीज होती है 30.5 किलो जूल की एनर्जी रिलीज होती है। तो बच्चों इस फिगर में हमने ये लिखा है मोर टू नो में। नेक्स्ट स्टडी करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जो कि हमारी एनसीईआरटी की पेज नंबर 103 में है। प्लांट्स के केस में रेस्पिरेशन कैसे होता है? प्लांट्स गेट ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन मेथड। बस इतना ही याद कर लेना बच्चों कि डिफ्यूजन मेथड्स के थ्रू प्लांट्स में ऑक्सीजन अंदर जाती है। रेस्पिरेशन प्लांट्स के हर पार्ट से होता है, रूट से भी होता है, स्टेम से भी होता है, लीव्स से भी होता है। लीव्स में बच्चों जानते हो कि इसमें छोटे छोटे टाइनी पोर्ट्स होते हैं जो स्टेमिटा होते हैं, जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है। स्टेम में भी छोटे छोटे छेद होते हैं, इसको लेंटिसिल्स कहते हैं। और रूट में रूट हेयर होते हैं जहाँ से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है। तो जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जो है डिफ्यूजन मेथड से होता है। हमारी एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 103 में कुछ बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम स्टडी करते हैं। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स में मेथड डिफ्यूजन मेथड से होता है। रात के टाइम में क्या होता है? व्हेन देयर इज, रात के टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। ओके, तो CO2 एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। तो रात के टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होती क्योंकि जब रेस्पिरेशन होता है तो CO2 गैस तो निकलती है, और रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होती। तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो CO2, तब रात में प्लांट CO2 ज़्यादा रिलीज करते हैं। बट ड्यूरिंग द डे टाइम में क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है रेस्पिरेशन के दौरान वो यूज हो जाती है फोटोसिंथेसिस में। हैंस देयर इज़ नो CO2 रिलीज इन, इसलिए दिन के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है। तो ऑक्सीजन रिलीज इज़ द मेजर इवेंट एट दिस टाइम। तो दिन के टाइम में प्लांट ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज करते हैं, रात में CO2 ज़्यादा रिलीज होती है। रीजन क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होती। CO2 तो प्लांट लगातार रिलीज कर रहे हैं दिन में भी और रात में भी, पर दिन में वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाती है। ओके, तो इस लाइन का मतलब ये है। इसमें यहाँ से यहाँ तक जो लिखा है इसमें एनिमल्स की ब्रीदिंग के बारे में लिखा है बच्चों कि द फिश हैज स्पेशल ऑर्गन्स ऑफ ब्रीदिंग कॉल्ड गिल्स। फिश में ब्रीदिंग कैसे होती है? गिल्स के थ्रू होती है। इस एक्टिविटी को भी हम स्टडी करेंगे। इस एक्टिविटी में यही लिखा है कि फिश के थ्रू ब्रीदिंग होती है। ओके, उसके बाद ये वाला जो हमारा
ये वाला जो हमारा पोर्शन है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में